तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और एच टू एड में। और देखिए, ये वाली जो वीडियो सीरीज होती है, इसमें हम डेली करंट अफेयर करते हैं। ठीक है, विजन आईएएस वाला करंट अफेयर स्टार्ट किया है, जिसमें न्यूज टुडे को कंप्लीट करते हैं। तो आइए आज वाली न्यूज देख लेते हैं, पहले कौन कौन सी है। बाकी की स्ट्रेटजी वगैरह बाद में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज क्या है, अमूल एंड इफ्को रैंक वर्ल्ड टॉप टू कॉपरेटिव। तो दुनिया के दो टॉप कोऑपरेटिव्स में अमूल और इफ्को का नाम आया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये न्यूज है, फ्री में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है रैंकिंग वर गिवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में दिया गया है। और कौन प्रोड्यूस किया है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है इसको प्रोड्यूस किया है। अब कोऑपरेटिव्स इन इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। मीनिंग मतलब क्या है, क्या कह रहा है, इट इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन united voluntary to meet their common economic, social and cultural needs through jointly owned and democratically membered controlled enterprise। तो ये चीज ध्यान रखें कि ये एक ऑटोनोमस एसोसिएशन है पर्सन का। ठीक है, और वॉलेंट्री जो है ये लोग यूनाइट हुए हैं। ठीक है, किस काम के लिए, तो कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और ये ज्वाइंटली ओन्ड डेमोक्रेटिकली मेंबर्ड कंट्रोल इंटरप्राइज है, ये ध्यान रखेंगे। तो जेनेसिस अगर जो देखें तो इसका जेनेसिस है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 से। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जेनेसिस जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 से है। ठीक है, ये पेपर में पूछ सकता है। फिर क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। अब एक क्या है इसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के अंडर में। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 ग्रांटेड citizens the fundamental right to form cooperative societies and include article 43B in the directive principle of state policy। वही कह रहा है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2011 का, उसने सिटीजन्स को क्या ग्रांट किया है, तो फंडामेंटल राइट ग्रांट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का। और ये कहाँ हमको देखने को मिल जाता है, जो हमको देखने को मिलेगा आर्टिकल 43B में। ठीक है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनिंग इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 अमेंडेड इन 2023। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मोर देन वन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में गवर्न करती हैं, ठीक है, उसको जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2022 द्वारा गवर्न किया जाता है। और ये 2023 में क्या है, इसको अमेंड किया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा जो है इसके 7 प्रिंसिपल है, उन पे फोकस कर लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप, पहला प्रिंसिपल ये है, वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप। फिर अगला क्या है, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। फिर क्या है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या रहा है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। अगला क्या है, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और कंसर्न फॉर कम्युनिटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका स्टेटस देख लेते हैं। कह रहे हैं इंडिया इज मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव। तो वर्ल्ड के 1/4 से ज्यादा जो है कोऑपरेटिव्स इंडिया में है। इनकी संख्या कितनी है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 8.44 लैक्स हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्लोज टू 8.5 लैक्स। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो देखिए, अगर यूपीएससी में पूछा तो ये जो है इसका पूरा ऑर्डर ही पूछेगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग में। स्टेट पीसीएस में अगर जो पूछा तो महाराष्ट्र के स्टेट पीएससी में पूछ सकता है, गुजरात में पूछ सकता है और तेलंगाना में पूछ सकता है। एमपी कर्नाटका का चांस कम है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, की इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, तो की इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से की इनिशिएटिव्स जो है इंडिया में लिए गए हैं। कह रहे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है किसका, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी का 1963 में। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इन 1982। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बनाया गया, जिसको नाबार्ड भी बोलते हैं, 1982 में। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इन 2021 में एक इसके लिए स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री ही बना दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। फिर क्या कह रहा है, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025, ये भी बनाई गई है। अभी देखिए, ये नई भी है और न्यूज में भी है। तो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है 2025 की, ये आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहे हैं, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड और अमूल,
हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो आनंद नगर में है और गुजरात में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कह रहा है इट्स अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी स्टेब्लिश इन 1946 बाई त्रिभुवन दास पटेल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है, ठीक है। और ये कब स्टेब्लिश हुई है, तो 1946 में। और किसने स्टेब्लिश किया है इसको, तो त्रिभुवन दास पटेल ने किया है। इट कवर 33 डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए 33 डिस्ट्रिक्ट को देखिए कवर करती है, रिप्रेजेंटिंग 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर मेंबर। और 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर मेंबर्स को कवर करती है। 3.6 मिलियन में 36 लाख होता है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, इफ्को और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इफ्को का, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। फिर क्या है, स्टेब्लिश्ड एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 1967। तो इसको किस तरह से स्टेब्लिश किया गया है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह स्टेब्लिश किया गया है। और कब किया गया है, तो 1967 में किया गया है। ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज कौन सा है, तो नेक्स्ट न्यूज है India's role aimed declining credibility and perceived bias of Western led global institutions। तो कह रहा है अब इंडिया का रोल देख लेते हैं, डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी और फिर जो है परसीव बायस जो है वेस्टर्न लेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का, उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ऑफ लेट major global bodies in the economic, cultural, and political sphere, once seen as impartial, are increasingly aligned with the specific intervention standard of the UN foreign policy। तो कह रहा है देखिए, जो लोग पहले से जो इकोनॉमिकली, कल्चरली या फिर पॉलिटिकल स्फीयर्स थे, ठीक है, इम्पार्शियल दिखते थे, अब धीरे धीरे उनका अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। और ये किसके तरफ देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखें, इंटरवेंशनरी जो नेचर है इसका, यूनाइटेड फॉरेन पॉलिसी की जो नेचर है, इसके तरफ देखिए उनका जो है झुकाव देखने को मिल रहा है। इरोडिंग देयर क्रेडिबिलिटी एंड क्रिएटिंग लेजिटिमेसी गैप। और इसके चलते क्या हो रहा है, क्रेडिबिलिटी इरोड हो रही है और एक लेजिटिमेसी गैप जो है वो क्रिएट हो रहा है ऑन द वर्ल्ड स्टेज और वर्ल्ड स्टेज पे। फिर क्या कह रहा है, इरोजन ऑफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी। अब देखिए किस तरह से वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की जो लेजिटिमेसी है वो इरोड हुई है, देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइसेस एंड डबल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल बाइसेस और डबल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, मतलब किस तरह से एक आदमी को फेवर करता है और डबल स्टैंडर्ड्स कितने दिखाए जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, swift and severe action taken against the Russia following in 2022 invasion of Ukraine, with the continued normal engagement with the Israel despite the civilian death toll in Gaza। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्विफ्ट और सीवियर एक्शन लिए गए थे रसिया पे जब उसने जो है यूक्रेन में इन्वेजन किया था 2022 में। वही चीज जब हम देखें तो इजरायल ने किया गाजा में, ठीक है, जिसमें सिविलियंस की भी डेथ हुई, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये एक देखिए जिसको डबल स्टैंडर्ड या फिर हिंदी में दोगलापन कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल अगर जो देखें तो एक्सपी क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ रशिया एंड बेलारूस फ्रॉम पेरिस ओलंपिक। अब पेरिस ओलंपिक से ही रशिया और बेलारूस को हटा दिया है, डिस्कनेक्शन ऑफ मतलब हटा दिया था। फिर क्या कह रहा है, डिस्कनेक्शन ऑफ रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम स्विफ्ट से जो है ये डिस्कनेक्शन कर दिया था रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अब देखिए डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन, अब इसमें डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन किस तरह से देखिए इसकी क्रेडिबिलिटी या फिर जो लेजिटिमेसी है उसको इरोड कर रहे हैं। एग्जांपल अगर जो देखें तो डब्ल्यूटीओ एपलेट बॉडी रिमेन्स डिसफंक्शनल। अब डब्ल्यूटीओ की जो एपलेट बॉडी है वो अभी भी डिसफंक्शनल है 2019 से ही। एज द यूएस हैज ब्लॉक्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू मेंबर। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यूएस ने जो है वो ब्लॉक कर दिया है कि अब कोई नया मेंबर अपॉइंट नहीं है, लीविंग द बॉडी विदाउट फोरम, जिसके चलते बॉडी जो है बिना फोरम के हो गई है। ठीक है, अब जब फोरम ही नहीं है तो फैसला कौन लेगा, वही बात है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, अब नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन कोई दो चार ही मेंबर है जो उनको जो है कंट्रोल कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, P5 मेंबर है, हमेशा इसका इशू उठता रहता है कि भाई ये P5 ही है। और कमेंट में आपको लिखना है कि P5 कौन कौन से नेता है, ठीक है। अब यही लोग पूरा मतलब उसका ध्यान खींचे हुए हैं, कोई चीज इनके फेवर में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो वीटो कर देता है। नॉट रिप्रेजेंट द कंटेम्पररी जियो पॉलिटिक्स एंड शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर। वही कह रहा है कि कंटेम्पररी जियो पॉलिटिक्स उसको तो ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अब ग्रोइंग पावर में इंडिया है, जापान है। जापान तो ग्रोइंग क्या है, जापान तो बहुत ही आगे है, ठीक, जापान है। फिर से अफ्रीका है, उसको भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया है, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। जर्मनी है, कोई नहीं सोचने वाला है इनके बारे में, ठीक है। तो इसको देखे, और शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर, और बैलेंस ऑफ पावर देखे आज के समय सिनेरियो में इन कंट्रीज की तरफ ज्यादा है। तो इनको क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप है।
पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेशन, अब पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन देख लें क्या क्या है, कौन कौन से इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इंक्रीज ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, अब इसके चलते ग्लोबल इनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। पॉलिटिसाइज एक्शन बाय द ग्लोबल बॉडीज कैन एक्सरबेट जियोपॉलिटिकल टेंशन, वही कह रहा है ये पॉलिटिसाइज एक्शन जो है ग्लोबल बॉडीज का, इसके चलते क्या है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है एक्सरबेट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। रिड्यूस इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड में रिडक्शन हमको देखने को मिलेगा। द यूज ऑफ फाइनेंशियल नेटवर्क लाइक स्विफ्ट एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल डिसरप्ट ग्लोबल कॉमर्स, वही कह रहा है कि स्विफ्ट जो है जो कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क था, लेकिन आपने उसको क्या है फॉरेन पॉलिसी के टूल के तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके चलते ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। फिर देखिए स्परिंग एनर्जी प्राइसेस, अब स्परिंग एनर्जी प्राइसेस देखें क्या कर रहे हैं। इनस्टेबिलिटी एंड सैंक्शंस रेजिम कैन लीड टू द वोलेटिलिटी इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट, वही कह रहा है कि इनस्टेबिलिटी और ये सैंक्शन रेजिम जो है यूएस का, बात बात में कोई बात है जो नहीं पता ना सेक्शन मार सैंक्शन लगा दो उनके ऊपर, पागल बना। फिर क्या कह रहा है कैन लीड टू द वोलेटिलिटी, अब इसके चलते वोलेटिलिटी बढ़ गई है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में। ठीक है, अभी देखे होंगे कुछ दिन तक रसिया और क्या बोलते हैं यूएस के बीच में चल रही थी, हम इतना पे देंगे, तुम्हारे ऊपर बैन लगा देंगे, तुम तेल ना बेचोगे, ये ना करोगे, वो ना करोगे। रसिया कह रहा था हम आधा दाम पे दे देंगे, यही सारी चीजें। फिर देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, अब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हमारा अच्छा है तो हम उसका हेल्प उसको उसकी मदद ले सकते हैं। अब रिसेंटली इंडिया है सरपास जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये चीज ध्यान रखेंगे, इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो अब कहीं ना कहीं हमारा पैसे के ऊपर भी कंट्रोल है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नहीं भैया आप जो कहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, पैसा कम थोड़ी हो, वो वाली बात। फिर क्या करें स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट, अब स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट जो है वो हमको हेल्प कर देंगे। शुरू से ही इंडिया को अगर आप देखें तो किसी एक तरफ ज्यादा आपको अलाइनमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये रसिया आप देखिए, रसिया से हमारी बहुत पटरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रसिया की तरफ एकदम झुके ही हुए हैं कि मरे जा रहे हैं रसिया के लिए, ये काम कभी नहीं करा है। तो इसका भी हेल्प हम ले सकते हैं कि कभी किसी के तरफ से बोले नहीं तो अब अपनी बात रख सकते हैं। हम क्या करें इनहेंस क्रेडिबिलिटी एंड इम्पार्शियल लीडर, अब इसके चलते क्या है कि इम्पार्शियल लीडर के तौर पे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इससे। मेटोरिक राइज इन द इंडियन मीडिया, अब कह रहा है कि इंडियन मीडिया में देखिए मेटोरिक राइज हुआ है, क्यों? क्योंकि एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ रिपोर्टिंग देखने को मिला यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ रिपोर्टिंग देखने को मिला। अब इसके बारे में क्या कहूँ, ये जितनी क्रेडिबिलिटी कमाई थी मीडिया ने सारा का सारा ये खा गया ऑपरेशन सिंदूर में। मैं क्या ही बोलूं, मैं तो मन ही खराब हो जाता। ठीक है, आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे ही ये सारी चीजें जो हमारे लिए फायदा थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान सी बन गई है, मुझे तो यही लग रहा है। फिर कल्चरल कैपिटल देख लेगा जो इंडिया कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटीज कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल स्टोरी, अब ये अगर जो हम देखें तो गिव्स इट अ रिलेटिव यूनिक ग्लोबल एक्सपेंट, हाँ रिलेटिवली यूनिक ग्लोबल स्टैंडिंग एग्जाम्पल सिविलाइजेशनल इथोस ऑफ द वसुदेव कुटुंबकम वन अर्थ एंड वन फैमिली, वही कह रहा है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है ह्यूमैनिटीज कल्चरल और सिविलाइजेशनल स्टोरीज के वो बहुत बड़ा है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा एक है कि हमारा सिविलाइजेशनल है तो क्या है वसुदेव कुटुंबकम का वन अर्थ वन फैमिली, मतलब पूरा का पूरी जो पृथ्वी है वो एक परिवार है, हम किसी को अलग नहीं ट्रीट करते हैं, सब एक दूसरे के छोटे बड़े भाई बहन है, हम ऐसा मान के चलते हैं। फिर देखिए फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, अब ग्लोबल साउथ पे जो हमारा फोकस है वो हमको हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल इंडिया होस्टिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें तो इंडिया ने होस्ट किया था किसको, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंट्रोडक्शन इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन टू G20 ड्यूरिंग द इंडिया प्रेसिडेंसी, इंडिया ने अपने प्रेसिडेंसी में ये किया था G20 के दौरान, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है। ये चीज ध्यान रखेगा कि इंडिया की अभी के टाइम क्या है, फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है, इस पे आपको एक ट्रैक भी होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कुछ 10 या 15 दिनों पे एक बारी आप फॉरेन पॉलिसी चेक करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते क्या है, कह रहा है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट अमंग टॉप 100 यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, तो वही कह रहा है कि 7 इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं 100 में से, ठीक है, वो जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आए हैं। तो अब ये ध्यान देते हैं कि कौन कौन से हैं और क्या है। कह रहे हैं इंडिया सॉ अ रिकॉर्ड राइज इन द इंडियन यूनिवर्सिटी फीचर्ड इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, तो क्यूएस एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है 2026 में, इसमें इंडिया का रिकॉर्ड राइज देखने को मिला है, जिसमें उनको 24 यूनिवर्सिटी देखने को मिलती थी 2016 में, लेकिन इस समय जो है 294, मतलब 294 यूनिवर्सिटीज हो गई है
26 में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है ओनली बिहाइंड चाइना, अब हम सिर्फ चाइना से पीछे रह गए हैं जिसके पास 395 है। आगे भी सोच है, इतना आसानी से पीछे नहीं हुआ। चलिए देखते हैं की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का की हाईलाइट देख लेते हैं। अब लीडर्स के बारे में देख लेते हैं। 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे इसमें आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देखने को मिल जाएगा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो भी फीचर की गई है एशिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। IIT दिल्ली विच रैंक 59 दिस ईयर। अब IIT दिल्ली को जो है 59th जो है रैंक किया गया है इस साल, और कह रहा है वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फिफ्थ consecutive, और इसको बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट का भी अवार्ड देते डिक्लेयर किया गया है या फिर अवार्ड दिया गया है 5वें कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब 5 साल से ये कोई आया भी नहीं आज तक, छू भी नहीं पाया। वही डोमिनेशन अगर जो हम देखें तो इंडिया डोमिनेट्स पेपर पर फैकल्टी इंडिकेटर। अब पेपर पर फैकल्टी इंडिकेटर में इंडिया डोमिनेट करता है विद 5 यूनिवर्सिटी रैंक्ड अमंग एशिया टॉप 10, जिसमें एशिया टॉप 10 अगर जो देखें तो 5 यूनिवर्सिटी हमारी ही हैं, ठीक है। एंड 28 अमंग टॉप 50, और टॉप 50 में 28 आ जाती हैं, ठीक। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग टुक द टॉप स्पॉट। अब टॉप स्पॉट पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, और सेकेंड जो है वो पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की देखने को मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहा है अबाउट यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। अब यूएस एशिया रैंकिंग 2026 है, इसके बारे में देख लेते हैं कवरेज क्या है इसकी। तो 1529 यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। 11 इंडिकेटर्स पे इन्होंने देखे पूरी जांच बैठाई थी, जिसमें क्या क्या है इंक्लूडिंग एकेडमिक्स। अब इसमें एकेडमिक देखने को मिलता है हमको, एम्प्लॉयर रेपुटेशन देखने को मिलता है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क है, साइटेशन पर पेपर है, फिर से कह रहा है पेपर पर फैकल्टी है, स्टाफ क्वालिफिकेशन है जैसे PhD, ठीक है। एंड द शेयर ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी का शेयर कितना है, स्टूडेंट का क्या है, एंड एक्सचेंज पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स का एक्सचेंज कितना है, ठीक है। डोमेस्टिक फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशनल रैंकिंग इन इंडिया। अब डोमेस्टिक फ्रेमवर्क देख लेते हैं हायर एजुकेशनल रैंकिंग जो है इंडिया में, इसके बारे में रैंकिंग के लिए इंडिया में। फिर देखिए क्या कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ये है लॉन्च इन 2015 बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री द्वारा जो है इसको किया गया है। फिर कह रहा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन AISHE from 2010 to 11, it covered several parameters such as teachers and student enrollment programs, examination result, and education finance infrastructure। तो वही कह रहा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE, ठीक है, फ्रॉम 2010 to 2011, it covered several parameters। इसमें several parameter कवर होते हैं जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, एनरोलमेंट है, प्रोग्राम है, एग्जामिनेशन रिजल्ट है, फिर एजुकेशन फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब है। इनिशिएटिव टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जो लिए गए हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जिसमें एक है कह रहा है एम टू मेक इंडियन एजुकेशन हॉलिस्टिक। अभी ये किस चीज पे एम करती है, तो इंडियन एजुकेशन को हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी और ग्लोबल बनाने में। इंस्टीट्यूशन ऑफ इमेंस IOE स्कीम है, लॉन्च इन 2017 में लॉन्च हुई है, और ये हेल्प करती है सेलेक्टेड इंडियन यूनिवर्सिटीज को क्या अचीव करने में, तो वर्ल्ड क्लास स्टेटस अचीव करने में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में क्या है, जिसको रूसा भी बोलते हैं, देखिए क्या है लॉन्च इन 2013 में लॉन्च हुई है। अब ये क्या इंप्रूव करती है, तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज। अब स्वयं स्वयं में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी मूक प्लेटफॉर्म। तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपको देखेंगे टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी से, ये कहाँ देखेंगे, मूक प्लेटफॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज कौन सी है, तो नेक्स्ट न्यूज है छत्तीसगढ़ ट्रेन इंसिडेंट ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड रेल सेफ्टी। अब छत्तीसगढ़ का जो ट्रेन इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, ये जो है रेल सेफ्टी के तरफ जो है एक अटेंशन ड्रॉ करता है। अब ये देखते हैं कि क्या है इसमें। कह रहा है दो देयर इज अ डिक्लाइन इन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेन एक्सीडेंट, मतलब मोटा मोटी तो डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स में, जिसमें 135 थे 2014-15 में, और अभी 31 ही है 2024-25 में। लेकिन फिर भी येट एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग द डेट्रीमेंट डीरेलमेंट्स कोलिजन ETC कंटिन्यू टू ऑकर ड्यू टू मल्टीपल रीजन। इसके अलावा भी हम फिर भी हमको मतलब देखने को डिरेलमेंट देखने को मिल जाती है, कोलिजन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसका मल्टीपर्पज मल्टीपल रीजन है, तो ये ध्यान रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेन एक्सीडेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स आर वन विद सीरियस
रिपरकशन, जिसमें हमको सीरियस रिपरकशन देखने को मिलते हैं, जैसे इंजरीज देखने को मिल जाती है, लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिल जाता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ रेल ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, मतलब रेल ट्रैफिक में डिस्ट्रप्शन देखने, डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी का डैमेज देंगे। अब की रीजन फॉर रेलवे एक्सीडेंट इंडिया, अब इंडिया में जो है एक्सीडेंट ज्यादा तक क्यों है, उसके की रीजन क्या क्या है। सबसे पहले डी रेलमेंट के बारे में देखें, ट्रैक डिफेक्ट, सबसे ज्यादा ट्रैक डिफेक्ट देखने को मिल जाता है, पुअर मेंटेनेंस, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस इसका एक एग्जांपल है जो 2022 में हुआ था। फिर सिग्नलिंग एरर, सिग्नलिंग में ही एरर है, एग्जांपल में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन इंसिडेंट 2024। ऑपरेशनल मिस्टेक्स अगर जो देखें तो कौन कौन सी है, इनकरेक्ट मैनुअल सिग्नलिंग, अब इनकरेक्ट मैनुअल सिग्नलिंग है, ट्रेन बढ़िया से मैनुअली सिग्नल ही नहीं कर पा रहे, स्विचिंग एरर, स्विचिंग करने में एरर हुआ है। उड़ीसा कोरमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट 2023 ये जो हुआ था इसी के चलते हुआ। अदर देखें तो लेवल क्रॉसिंग इंसिडेंट है, वेदर फैक्टर्स है, ह्यूमन एरर है जिसमें ड्राइवर मानिए थक गया, वो वाली चीज है। फिर फायर एक्सीडेंट है, इट इज। अब इनिशिएटिव टेकन टू इंश्योर रेलवे सेफ्टी, अब रेलवे सेफ्टी के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव जो है लिए गए हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, अब ये चीज है RRSC, इंट्रोड्यूस्ड इन 2017-18, ये 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर रिप्लेसमेंट रिन्यूअल एंड अपग्रेडेशन। किस लिए, तो रिप्लेसमेंट रिन्यूअल या फिर अपग्रेडेशन के लिए क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स जो है उनके लिए। फिर कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, सेफ्टी हमको देखने को मिलता है, इसमें क्या है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डीलिंग विद मैटर्स ऑन द सेफ्टी ऑफ द रेल ट्रेवल। तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में चलता है और एक इस मैटर पे डील करता है, तो सेफ्टी ऑफ रेल ट्रेवल और जो है ट्रेन ऑपरेशन विद इंस्पेक्टोरियल इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन, तो इन सबको जो है इन सब पे डील करता है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम हमको देखने को मिलता है, जिसमें सेंट्रलाइज ऑपरेशनल पॉइंट, का इसमें सेंट्रलाइज ऑपरेशनल पॉइंट देखने को मिलता है, सिग्नल टू रिड्यूस एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एयर फेलियर। अब इसके चलते जो सिग्नल के चलते जो एक्सीडेंट होते थे उनमें काफी जो है कमी आई है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कवच, इंडिजिनियसली हेल्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्ट। अब इंडिजिनियसली हेल्ड डेवलप्ड, मतलब ये इंडिजिनियसली डेवलप का क्या मतलब है, इंडियन बना है, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है, डेवलप्ड बाई किसने बनाया है, तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने बनाया है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब अदर्स देखें तो जीपीएस बेस्ड वॉक सेफ्टी डिवाइस, अब जीपीएस बेस्ड वॉक सेफ्टी डिवाइस का यूज कर रहा है। फिर अल्ट्रासोनिक लॉ डिटेक्शन, USFD लगा रखा है, ठीक है। अब देखें, while the railway has moved well in the adopting different technologies for its safety, रेलवे ने काफी अच्छा मतलब मूव किया और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया है। देयर इज अ नीड फॉर हार्मोनाइजेशन अमॉन्ग देम, जब फिर भी एक नीड है कि इनके बीच में एक हार्मोनाइजेशन हो, अलोंग विद फोकस ऑन ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, जिसके साथ ही जो है ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग जो है वो दी जाए प्रॉपर, जिससे क्या है कि ह्यूमन एरर जो है वो अवॉइड हो पाए, मतलब कम से कम जो है ह्यूमन एरर हो पाए। बाकी अब ऑल्सो न्यूज का पार्ट है, तो ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको देखना है। तो सबसे पहले एमिशन गैप रिपोर्ट 2025, तो ये देख लेते हैं। रिसेंटली एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट वाज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। तो UNEP ने जो है एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 को जारी कर दिया, इसका नाम ऑफ टारगेट रखा है। तो ये देख लेते हैं क्या है की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। अब हाई रिपोर्ट का जो है की हाइलाइट देख लेते हैं। इवन द अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट could lead to global temperature rise by 2.3 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बाय दिस सेंचुरी। कह रहा है कि अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेस जो था हमारा पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में, ठीक है, अब टेम्परेचर राइज 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है इस सेंचुरी के बाद, ठीक है। इट दिस फॉल शॉर्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट गोल। अब ये पेरिस एग्रीमेंट गोल से बहुत मतलब ये है, पेरिस एग्रीमेंट में क्या था, 2.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। वाइल परसुइंग एफर्ट टू कैप इट एट 1.5, और हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए कि इसको 1.5 तक करें। पहुंच कहाँ रहा है ये देख ले, 2.3 पर। जी कुछ दिन में अंडा फोड़ेंगे, रास्ते में ऑमलेट तैयार हो जाएगा, क्या बोले। GHG एमिशन रोज 2.3%। अब GHG जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये ध्यान रखेंगे, इनका एमिशन जो है ये राइज हो गया 2.3% से 2024 में, रीचिंग 57.7 गीगाटन। अब ये इसके चलते 57.7 गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बराबर जो है GHG जो है मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एमिट हो रही है। तो अलाइन विथ 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। अब देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट को अलाइन अगर जो हमको करना है
तो अभी का जो एमिशन चल रहा है उसमें कम से कम 55% की गिरावट चाहिए 2035 तक। बहुत बड़ी बात है, पता है 55 क्या, हम तो कह रहे हैं 10 कर देते हैं। फिर हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द टोटल जीएसडी। अब हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज जो हमको देखने में ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड चाइना। सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिला है? इंडिया और चाइना में देखने को मिला है। इसके अलावा हम एक चीज देखें तो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इंडिया में जो है वो बिलो वर्ल्ड एवरेज है। ठीक है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है और हम एक अभी अंडर डेवलपिंग नेशन है, मतलब डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलप करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, धुआं वुआं उठेगा तो थोड़ा तो दिक्कत होता है। बाकी लोग तो डेवलप हो चुके हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए भी उनका एमिशन कम होता है। एक ये भी बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है, इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ये क्या कह रहा है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलो, इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली इंटरेक्टेड विद द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब देखिए यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने इंटरेक्ट किया किसके साथ? तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक जो है जिनको वैभव फेलोज भी बोलते हैं, तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनसे इंटरेक्ट किया मिनिस्ट्री। अब वैभव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या है। कह रहा है मिनिस्ट्री देखे तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुआ था? 2023 में लॉन्च हुआ था। फिर क्या कह रहा है? इट इन्वेजेस कोलेबोरेशन बिटवीन साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। तो अब ये क्या इन्वेज करता है कि जो साइंटिस्ट हैं इंडियन डायस्पोरा के विद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, ठीक है, HEI में, यूनिवर्सिटीज और पब्लिक फंडेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर वैभव फेलो कैन चूज एन इंडियन इंस्टीट्यूशन टू वर्क विद। अब वैभव फेलोज हैं वो एक इंडियन इंस्टीट्यूशन को चूज कर सकते हैं जिसके साथ वो काम करें, और कैन स्पेंड अप टू 2 मंथ ईयर देयर, और वहां पे जो है 2 महीने हर साल रह सकते हैं फॉर अप टू 3 ईयर्स। और ऐसा कब तक कर सकते हैं? तो 3 साल तक कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। अब नेशनल कंपनी एपलेट ट्राइब्यूनल जो है, वो न्यूज में था तो देख लेते हैं। कह रहा है रिसेंटली नेशनल कंपनी एपलेट लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल NCLAT lifted the ban WhatsApp from sharing data with the Meta platform for advertising purpose। तो ये एक बैन था WhatsApp के ऊपर, उसको हटा दिया है 5 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है WhatsApp जो है आपका डेटा शेयर करता था मेटा प्लेटफॉर्म से। मेटा प्लेटफॉर्म मतलब वही जो ये जो है फेसबुक वगैरह जो है पूरा, मतलब मार्क जकरबर्ग वाला जो मेटा है उससे। लेकिन अब ये बैन लिफ्ट कर दिया इन्होंने। अब कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 फॉर कंपनीज डाटा, और इसको किसके अंदर में लगाया गया था? तो 410 जो है कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है उसके अंडर में लगाया गया। जुरिडिक्शन देखे तो 8 ईयर अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाई। अब ये देखिए तो ये इसका जुरिडिक्शन क्या है? तो ये अपील्स को हियर करती है किसके द्वारा ऑर्डर पास हो? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या तो ऑर्डर पास करे, या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ IBC जो है ऑर्डर पास करे, या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जो है वो अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इसके अंडर में वो पास करे। फिर कह रहा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर कंपनी एक्ट 2033 वो जो है ऑर्डर पास करे, तब ये जो है अपील सुन सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? तो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के बारे में देखिए, काफी ये देखिए न्यूज में था, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। यूनियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग mandating advanced driver assistance system ADAS in all new model of the truck and buses including school buses। तो ये कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट ने जो है ये कंसिडर कर रही है कि हम क्या है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी इसको क्या हम मैंडेटरी कर दें, क्या कि ट्रक में और बस में लगा दिया जाए। मतलब इसके पीछे गवर्नमेंट की अपनी थिंकिंग है। वो सारी चीजें भी हम देख लेते हैं कि क्यों। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है अबाउट ADAS। इट इज अ बिल्ट इन सूट ऑफ कोऑर्डिनेटेड टेक्नोलॉजी। तो बिल्ट इन सूट है कोऑर्डिनेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी से मिलजुल के काम करती है, ठीक है। और ये किस तरह क्या करेगी? तो ये हेल्प करेगी ड्राइवर्स को अब व्हीकल ऑपरेट करने में सेफ्टी के साथ, जिसमें जो ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं छोटे मोटे वो अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इन ADS सेंसर सच एज लिडार रेडार कैमरा वर्क टुगेदर। अब इसमें ADS में हम देखें तो सेंसर कुछ ऐसे सेंसर है जैसे लिडार है, ठीक है, रेडार है और कैमरा है, ये एक साथ वर्क करते हैं और ये क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन करता है, मतलब कोई पैदल चलने वाला है तो उसको पकड़ लेंगे। फिर लेन डिपार्चरिंग वार्निंग, मतलब लेन से आप बाहर होंगे तो उसकी वार्निंग, ये सारी चीजें वो कर देगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है?
इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ फीचर इंक्लूडिंग एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब इसमें रेंज ऑफ फीचर्स हमको देखने को मिलता है, देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन देखने को मिल जाता है, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट देखने को मिल जाता है, पासिंग असिस्टेंस देखने को मिलता है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, और भी कई चीजें देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद देखिए क्वांटम ग्रेविटी भी न्यूज में थी, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कह रहा है अ स्टडी हैज प्रपोज्ड दैट द ब्लैक होल मोशंस could ऑफर इनसाइट टू क्वांटम ग्रेविटी। अब कह रहे हैं एक स्टडी ने ये प्रपोज किया कि ब्लैक होल मॉर्फल्स जो होता है उन वो जो है एक इनसाइट हमको दे सकता है क्वांटम ग्रेविटी के बारे में। अब ब्लैक होल मॉर्फल्स क्या है वो देख लेते हैं। ब्लैक होल मॉर्फल्स आर हाइपोथेटिकल माइक्रो ब्लैक होल्स। तो ये हाइपोथेटिकली माइक्रो ब्लैक होल्स होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे माइक्रो लेवल के ब्लैक होल होते हैं, ठीक है, फार स्मॉलर देन देयर पेरेंट ब्लैक होल। और अपने पेरेंट ब्लैक होल जो होता है उससे बहुत ही मतलब फार स्मॉलर होता है, ठीक, कंपेरेबल इन मास टू एस्टेरॉइड। और इनका मास अगर देखें तो एस्टेरॉइड से हम कंपेरिजन कर सकते हैं, देयरफॉर मच हॉटर, और इसलिए बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये चीज ध्यान रखना है। फिर अबाउट क्वांटम ग्रेविटी। अब क्वांटम ग्रेविटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स दैट सीक्स टू डिस्क्राइब ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये कह रहा है कि ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, और ये कोशिश करता है कि ग्रेविटी को डिस्क्राइब करें किसके अकॉर्डिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करें। हेंस इट सीक्स टू रिकाउंसिल टू थ्योरीज ऑफ फिजिक्स। अब इसलिए ये दो थ्योरी जो है फिजिक्स की उसको रिकाउंसिल करने में मतलब करने की कोशिश करता है। पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स है डीलिंग विद द स्मॉल पार्टिकल्स ऑन स्मॉल स्केल, तो मतलब जैसे स्मॉल पार्टिकल पे डील करते हैं और स्मॉल स्केल पे डील करता है। और साथ ही में ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी क्या है, तो ये लार्ज स्केल में जो है इसका यूज होता है, तो इसके लिए है। फिर बेस्ड ऑन आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये सारा काम करना चाहते हैं किसके थ्रू, तो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके हेल्प से करना चाहता है। अब इसी बात में बता दीजिए कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। फिर सिग्निफिकेंस अगर देखें तो अंडरस्टैंड द फिजिक्स विद इन ब्लैक होल। तो अब सिग्निफिकेंस ये है कि हम ब्लैक होल के अंदर के फिजिक्स को जान पाए, क्वांटम क्वांटम इंटेंगलमेंट को जान पाए, कंडेंस मैटर फिजिक्स जो है उसके बारे में जानकारी ले पाए, ठीक है। अब उमनगोत रिवर है, ये भी न्यूज में थी, तो एक बार इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो मेघालय उमनगोत रिवर ऑल्सो नोन एज द्वाकी रिवर, तो देखिए ध्यान रखिएगा मेघालय में उमनगोत रिवर और द्वाकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नोन फॉर इट्स ग्रीनिश ब्लू क्रिस्टल क्लियर। अब ये ग्रीनिश ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है, और ये धीरे धीरे मर्की हो रहा है, ठीक है, मतलब हल्का मर्की यानी गद्दे की तरफ इसका कलर हो रहा है। ओरिजिन अगर जो हम देखें तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ शिलोंग सीट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब फ्लो अगर जो देखें इसका तो साउथवर्ड फ्लो द्वाकी, अब द्वाकी से जाते हैं इसलिए इसको द्वाकी रिवर बोलते हैं। साउथवर्ड फ्लो है इसका स्मॉल टाउन इन द ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। अब जो ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट जो है वहीं पे स्मॉल टाउन है द्वाकी मेघालय में, वहां से होती है नियर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर फाइनली इंटर्स बांग्लादेश, और लास्ट में ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। एक्ट एज अ गेटवे टू बांग्लादेश, और ये देखिए अब बांग्लादेश के गेटवे की तरह जो है एक्ट करती है। अब की फीचर्स देखें तो फ्रॉम नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन आर आई कनार जंतिया हिल्स एंड हीमा करीम खासी हिल्स। तो कह रहा है फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री बनाते किसने, तो रीपनार जैंतिया हिल्स जो है उसके बीच में, और हीमा करीम यानी जो खासी हिल्स है उनके बीच में, मोटा मोटी समझिए जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। पीएलआई स्टीम देखिए न्यूज में थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो पीएमआई स्टीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। अब पीएलआई की जो है स्पेशलिटी स्टील स्टील के लिए वो एक न्यूज में थी, तो देख लेते हैं पीएलआई 1.2। तो ये क्या कह रहा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील लॉन्च थर्ड राउंड पीएलआई 1.2 ऑफ द स्पेशलिटी स्टील इंसेंटिव स्कीम। तो वही कह रहा है कि देखिए यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने, और स्टील मतलब स्टील के जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया थर्ड राउंड, मतलब पीएलआई 1.2 को लॉन्च कर दिया है, स्पेशलिटी स्टील इंसेंटिव स्कीम जो है उसको लॉन्च किया। फिर क्या कह रहा है अबाउट पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम के बारे में जानते हैं। अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2021। अब ये यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दी गई थी जुलाई 2021 में, टू इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू। और इसको क्यों किया जा रहा है, ताकि हाई वैल्यू का जो है प्रोडक्शन कर पाए, उसको एक इंकरेजमेंट मिलता है, हाई ग्रेड स्टील बनाए उसको इंकरेजमेंट मिले। यूज इन सेक्टर लाइक डिफेंस। अब ये कहाँ यूज होता है, तो ज्यादातर डिफेंस, एरोस्पेस, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए देखिए ये करा गया है।
फिर की हाइलाइट्स ऑफ द थर्ड राउंड PLI 1.2। अब की हाइलाइट्स अगर जो देखें हम, जो थर्ड राउंड की PLI 1.2 है, तो क्या क्या स्कोप अगर जो देखें तो कवर्स 22 प्रोडक्ट सब कैटेगरी अक्रॉस 5 बोर्ड टारगेट सेगमेंट्स इंक्लूडिंग स्ट्रेटजिक स्टील ग्रेड पीटी। कह रहा है कि ये देखो 22 प्रोडक्ट और सब कैटेगरीज को देखिए, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज को जो है कवर करता है, ठीक है। और ये 5 बॉर्डर टारगेट सेगमेंट्स को जो है फीचर करता है, जिसमें हमको स्ट्रेटजिक स्टील ग्रेड भी एक देखने को मिल जाएगा। अब इंसेंटिव्स अगर जो देखें तो रेंज फ्रॉम 4 to 15%, तो ये 4 से 15% के बीच में इंसेंटिव देखने को मिलता है ऑफ इंक्रीमेंटल सेल विथ रिवाइज बेस ईयर ऑफ 2024-2025। तो इसमें इंक्रीमेंटल मतलब सेल दिखनी चाहिए आपकी, कि मतलब सेल में इंक्रीमेंटल है। तो ये रिवाइज बेस ईयर 2024-25, तो रिवाइज बेस ईयर इसका क्या रखा गया है, तो 2024-25 रखा गया है। इंसेंटिव पीरियड क्या है, तो मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर स्टार्टिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो मैक्सिमम इसका जो है रखा गया है कि 5 साल ही होगा। और कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 2025-26 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से इसका स्टार्ट माना गया है। ठीक है, तो अब ये तो कंप्लीट हो गया आज वाला। ठीक है, अब चलिए इसके बाद मैं यही कहूंगा कि एक बार ये आप न्यूज़पेपर पे जरूर अपना नजर मार लीजिएगा, ठीक है। और जो है डेली मंथली मैगजीन का एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, तो अच्छा रहेगा। एक बार ये वाले जो सारे चीजें हैं, तो ये विजन IAS की ऑफिशियल साइट है, तो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो एक बार जाके एक बार मोटा मोटी इसको देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखिए, वीडियो अगर जो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर करके सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मेरा भी एंथुजियाज्म बना रहेगा। तो वीडियो टाइम टू टाइम जो है आती रहेगी। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा तबीयत खराब था, और मैं था आदमी घर पे, दो दो रीजन है, तो हो नहीं पाया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि डेली की डेली वीडियो आती रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।